आजकल 2 दिन से टीवी में चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में चूक हो गई। 24 घंटा यही चल रहा है। एक तो प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है, तो फिर उनके घबराने की क्या जरूरत है। दूसरा, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, देश के होते हैं। ठीक बात है, तो प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टी के नहीं होते हैं तो किसी पार्टी का जाकर के चुनाव प्रचार भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा कि अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास सरकार है, गृह मंत्री आपका दोस्त है, जय शाह का पप्पा अमित शाह, एसपीजी उसके अंडर में है। आप जांच करा करके देख लीजिए कि कहां लैप्स हुआ है। पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाए तब इनको डर नहीं लगा, अपने ही देश में घूमने में इनको डर लग रहा है। पल में तोला पल में मासा, ये तो नहीं चलने वाला है साहब। एक तरफ कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ डर करके भाग जाते हैं। ऐसे नहीं चलने वाला है साहब। आप मुद्दे को भटकाना बंद कीजिए। मुद्दा यह है कि कितना भी आप प्रचार कर लीजिएगा ना, सच सच होता है। एक बात बताइए कि नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएं और हम 1,00,000 बार बोलें आम है आम है आम है, तो नारियल आम हो जाएगा। कहते हैं बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, और संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। जो लोग इस देश की आजादी में शामिल नहीं थे, जिन लोगों ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई, उनको इस देश की आजादी से प्यार भी नहीं है। कहते हैं ना, जो बनाता है उसी को दर्द होता है। कि 10 वर्ष में विकास की क्या कहानी लिखी गई है, और दावा उनका यह है कि गोवा में डबल इंजन की सरकार है। मैं बिहार से आता हूं, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। अब यह बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्या आप जानते हैं कि बिहार में भी बीजेपी सरकार में है, और बिहार की हालत यह है, कहां है बिहार, वहां से लोग काम करने के लिए गोवा आते हैं। अगर डबल इंजन की सरकार होने से विकास होता तो बिहार के लोगों को गोवा आकर के काम करने की जरूरत नहीं थी। और उसका 77% बजट, मतलब 100 में से 77 रुपया सिर्फ और सिर्फ एड पे खर्च किया गया है। केंद्र की सरकार ने 5,000 करोड़, कितना, 5,000 करोड़, अरे आप संबित पात्रा थोड़ी हैं कि ट्रिलियन में कितना जीरो है नहीं बता सकते हैं। 5,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है। और आप इधर से बंबई की तरफ से मैंगलोर जाएं या मैंगलोर की तरफ से मुंबई जाएं, नॉर्थ से साउथ गोवा का जो मेन हाईवे है उस पे घूम करके देख लीजिए कि सबसे ज्यादा प्रचार किस पार्टी के होर्डिंग के द्वारा किया गया है। मैं जब आ रहा था तो अपने यूथ कांग्रेस के साथी को पूछा, हमारा होर्डिंग बैनर नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी जवाब दी। उन्होंने कहा कि लगभग 30% हमको वोट है गोवा में, लेकिन पोस्टर के मामले में 5% भी पोस्टर हमारा रोड पे नहीं लगा हुआ है। ये जो पैसा है ये इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट किससे निकाला जाएगा? ये इन्वेस्टमेंट जब सरकार चुन करके आएगी तो आपसे निकाला जाएगा, आपके टैक्स के पैसे से वसूला जाएगा। और कैसे वसूला जाता है? ये सामने पेट्रोल पंप है। ये भाजपा के लोग कहते हैं शेर को पालने में खर्चा होता है। प्रधानमंत्री शेर हैं तो शेर को पालने में खर्चा होता है, इसीलिए 32 रुपए लीटर का पेट्रोल जो है 110 रुपया में बिक रहा है। 32 रुपया दाम है और बाकी का जो रुपया है टैक्स के रूप में आपसे वसूला जा रहा है। और वो पैसा आपके स्कूल के ऊपर नहीं, आप जिस सड़क पे चलते हैं उस सड़क के ऊपर नहीं,
आपके घरों में जो बिजली आती है उस बिजली के ऊपर नहीं, कोरोना काल में जो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, उसके ऊपर नहीं, प्रधानमंत्री जी के सूट बूट के ऊपर खर्च किया जाता है। इसीलिए ये कन्वेंशन हम बुलाए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लोकतंत्र में सिर्फ नेताओं के मन की बात होती है, जनता के मन की बात नहीं होती है। इसीलिए डेमोक्रेसी में बराबरी का अधिकार उनको दिया गया। बराबरी का अधिकार वोट देने से लेकर एजुकेशन लेने तक, और एजुकेशन लेने के बाद नौकरी लेने तक, ये इक्वलिटी की आइडिया को डेमोक्रेसी के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। आप सोच करके बताइए कि अगर संविधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पूरी की पूरी संविधान सभा यह प्रावधान नहीं करती कि सबका वोट बराबर होगा, तो आपको लगता है कि आपकी गंदी बस्तियों में कभी चमचमाती कार पे बैठकर कोई हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगने के लिए आता? जब मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, जब अपने घरों में नहीं घुसने दिया जा रहा है, एक ही नदी में जब साथ में नहाने नहीं दिया जा रहा है, एक ही कुएं में जब पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, तो नेता हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगने आते? ये डेमोक्रेसी की ताकत थी। डेमोक्रेसी ने हमको क्या ताकत दिया कि चाहे हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाला आदमी हो या सड़क के किनारे बैठकर जूता सिलने वाला, उसका वोट बराबर होगा। आपने अपने घर में भले महिला और पुरुष को बराबर नहीं किया हो, लेकिन संविधान ने महिला और पुरुष को बराबर किया। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पिताजी का वोट 2 होगा और मेरी माताजी का वोट 1 होगा। क्या गोरा क्या काला, क्या मोटा क्या पतला, क्या अमीर क्या गरीब, क्या फॉर्च्यूनर पे चलने वाला क्या साइकिल पे घूमने वाला, सबका वोट बराबर किया इस देश के संविधान ने। और यह जो अधिकार है, इस अधिकार की ही ताकत है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ साथ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की भी बात की जाने लगी। लेकिन आज के डेट में पहले पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को खत्म किया जा रहा है और उसके बाद इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को भी खत्म किया जाएगा। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, झूठ बोल करके हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मैं सच आपको बता रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे खत्म किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि चुनाव की हालत आज क्या कर दी गई है। धीरे धीरे एक साधारण व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। कहां से चुनाव लड़ेगा, आप मुझे बताइए। चुनाव में कानून है, चुनाव आयोग का कानून है कि एमपी का जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको 70 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। आप अपनी ईमानदारी से बताइए, 70 लाख रुपया में चुनाव हो रहा है? पूरे गोवा में जो पोस्टर लगा हुआ है यह 70 लाख में लगा हुआ है। ये जो सैकड़ों गाड़ियां घूम रही हैं यह 70 लाख में हो रहा है। यह बेईमानी है। यह बेईमानी दिन रात हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं कि इस बेईमानी के खिलाफ हम कुछ कर नहीं सकते हैं। धीरे धीरे हम वोट तो दे सकते हैं, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आम इंसान चुनाव से बाहर कर दिया गया है। अभी चुनाव लड़ने से बाहर किए हैं, कल वोट देने से भी बाहर कर दीजिएगा। आपको मैं पार्लियामेंट की हालत बताता हूं। पार्लियामेंट के अंदर कम से कम 200 ऐसे एमपी हैं जो लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति हैं, अरबपति। डेमोक्रेसी की अगर यह हालत रही तो आपको लगता है कि जो बहुजनों को अधिकार संविधान के अंदर मिला, सरकारी नौकरियों में जो उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई, यह बचने वाला है? यह बचने वाला नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद तभी टिकी रहेगी जब राज्य अपनी जिम्मेवारी समझेगा। और तकलीफ की बात यह है
कि राज्य आज के डेट में कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि प्रधानमंत्री रैली करेंगे और देश की जनता को कहेंगे कि घर में बैठ करके 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, खुद मास्क नहीं लगाएंगे। देश बचाने की जिम्मेवारी जनता की, टैक्स देने की जिम्मेवारी जनता की, कोरोना से लड़ने की जिम्मेवारी जनता की। तो आप सोच करके बताइए कि सब कुछ अगर जनता ही करेगी तो सरकार क्या करेगी? सरकार आखिर हम क्यों चुनते हैं? आप सोच करके बताइए कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा तो हम विमान मंत्री लेकर के क्या करेंगे? अगर रेलवे नहीं होगा तो हम रेल मंत्री लेकर के क्या करेंगे? जब शिक्षा ही नहीं बचेगी तो हम शिक्षा मंत्री लेकर के क्या करेंगे? और इसीलिए मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेके क्या करेंगे? ढोलक बजाएंगे? क्यों टैक्स देंगे सरकार को? सरकार का सूट बूट खरीदने के लिए टैक्स देंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए एक हवाई जहाज खरीदा है और उस हवाई जहाज की कीमत कितनी है? 8,500 करोड़। और अभी 12 करोड़ या 16 करोड़ का कार खरीदा है। 16 करोड़ का कार खरीदा है। काहे भाई? तो सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा होगी। 12 करोड़ का कार से घूमते हैं तब भी कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हो गई है। आखिर ये मॉडल क्या है? ये मॉडल ये है कि इस देश के जो आम लोग हैं उनको जो अधिकार इस देश में मिला है, एक एक करके उस अधिकार को छीन लिया जाए। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर 10,000 पोस्ट खाली हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे हजारों वैकेंसी नहीं है, लेकिन सरकार को वैकेंसी नहीं भरनी है। क्यों नहीं भरनी है? सरकार को लगता है कि जब सरकारी यूनिवर्सिटी रखना ही नहीं है, सरकारी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे बेच देना है, तो वो वैकेंसी क्यों भरेगी? अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक आंदोलन कर रहे थे ग्रुप डी की बहाली को लेकर के। लगातार आंदोलन करने के बाद ग्रुप डी की बहाली निकली है। उस वक्त भी हमने कहा था कि सरकार ये वैकेंसी इसलिए नहीं भरती है कि उसको लगता है आज न कल हमको रेलवे को बेच देना है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको समझना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि आज का जो सत्ता का मॉडल है वो वोट लेती है मेजॉरिटी से और काम करती है मुट्ठी भर लोगों के लिए। आप देख लीजिए कि हमारी जीडीपी लगातार नीचे जा रही है। देश की जीडीपी लगातार नीचे जा रही है और प्रधानमंत्री जी के दोस्त का इनकम लगातार ऊपर जा रहा है। यह जो सिचुएशन है कि एक तरफ देश है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं। प्रधानमंत्री जी देश की सारी संपत्ति अपने दोस्त को बेच देना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि यह लड़ाई देश और दोस्त के खिलाफ है। यह लड़ाई बेचने और बचाने वालों के खिलाफ है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आपका हक और अधिकार किस बात में है।